चलिए दोस्त, कल हमने पार्ट 1 में इतिहास पढ़ा दिया था यूरोप के राष्ट्रवाद। उसके बाद हमने बताया था 1848 की क्रांति, उसके बाद हमने बताया था 1830 के क्रांति। अब स्टार्ट करते हैं इतिहास का पार्ट 2, क्लास 10 बिहार बोर्ड। उसके बाद ये देखिए, इटली का एकीकरण हमको पढ़ना है। देखिए इटली का एकीकरण में क्या होता है कि इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलग अलग की भावना थी। जब ये स्वतंत्र राष्ट्र था तो यहाँ की भावनाएं भी अलग अलग थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं थी। जैसे जैसे समस्या क्या थी भाई, तो जैसे इसमें समस्या थी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जो ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया जो था हर एक बात में टांग अड़ा देता था, ये इसका हस्तक्षेप था। उसके बाद ये फ्रांस का हस्तक्षेप था। जैसे विदेशी राष्ट्रों का काफी हस्तक्षेप हुआ करता था। अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभावित था। इधर राजधानी रोम में भी पोप के प्रभाव थी। इधर इटली का जो राजधानी था, इटली का राजधानी कहाँ था, तो ये रोम था। और रोम में किसका प्रभाव था, तो उसका राजा जो होता था, इटली के राजा को पोप कहा जाता था। यहाँ पर पोप का भी प्रभाव देखने को मिलता था। पोप की इच्छा थी, क्या इच्छा थी भाई, कि पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में हो। पोप का यही कहना था कि जो इटली का एकीकरण किया जाए, माने इटली को एकीकरण का मतलब हुआ कि एक करना। एकीकरण का मतलब क्या हुआ, एक करना। तो इस जो राजा थे इटली के, पोप जो थे, वो यही चाहते थे कि ये धार्मिक रूप से स्वयं के माने मेरे ही देखरेख में इसका एकीकरण हो जाए, नेताओं के देखरेख में इसका एकीकरण न हो, इसकी यही इच्छा थी। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी यथा, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डायरेक्ट रूप से ये जो क्या कहते हैं, नेपोलियन जो था वो डायरेक्ट रूप से सामने नहीं आता, भले अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन वह भी इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। सिस्पाइन महत्वपूर्ण गणराज्य बना सिस्पाइन, उसके बाद लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन लाया, और इन सभी कारणों में वहां जागृति है। नेपोलियन का जो पतन होता है 1814 ईस्वी में होता है, और उसके बाद 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन होता है। उसके बाद मेटरनिक्स युग प्रारंभ हो जाता है और ये इसका नेपोलियन युग समाप्त हो जाता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। 14 के पश्चात वियना कांग्रेस जो 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया को एक एकीकरण कर दिया गया। और इस प्रकार माने सार्डिया पिडमाउंट, जब इसको दोनों को जब एक किया जाता है तो इसका नाम हो जाता है सार्डिया पिडमाउंट। पहले इसका नाम था पिडमाउंट अलग था और सार्डिनिया अलग था। जब दोनों को एकीकरण कर दिया जाता है तब इसका नाम एक हो जाता है, उसका नाम हो जाता है सार्डिया पिडमाउंट। कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होते हैं, होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी, इसी को याद रखना है। किसको याद रखना है, तो ये गुप्त संगठन का नाम है। यही तो परीक्षा में आया था इस बार 2023 को जो एग्जाम हुआ,
यही क्वेश्चन पूछा था कि किस संगठन से इस संगठन का संबंध किससे है। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया इसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। यही क्वेश्चन था कि मेजनी का संबंध किससे था। तो मेजनी का जो संबंध था ये कार्बोनरी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से, कब 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। और मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारकों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रख सकता था। देखिए वो बहुत, जो मेजनी था काफी चतुर चन्हार, माने एकदम कहिए तो एकदम बेहतरीन शासक था, जबरदस्त शासक था, वह सब कुछ जानता था। मेजनी साहित्यकार भी था। पूछेगा कि मेजनी कौन थे, तो मेजनी पूछेगा क्वेश्चन कि मेजनी कौन थे, तो उसके बारे में आप लोग लिखिएगा सीधा कि मेजनी एक साहित्यकार था, मेजनी एक गणतांत्रिक विचारकों का समर्थक था, वह एक योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझ नहीं पाता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारवादी गुण कम थे। उसमें आदर्शवादी बहुत ज्यादा था, लेकिन व्यवहार उसका ठीक ठाक नहीं रहता था, वो व्यवहारिक नहीं रहता था, व्यवहारिक गुण का उसमें कमी रहता था। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। मेजनी बहुत ही मेहनती, कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, लगातार संघर्ष करने वाला था, लड़ने वाला व्यक्ति था। तो वो मेजनी हारने के बाद भी कई बार हारता है, फिर भी अपना हार नहीं मानता है। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली की स्थापना करता है। इसको याद रखिएगा। चला क्या चीज, यंग इटली का स्थापना कौन करता है, तो ये मेजनी के द्वारा यंग इटली का स्थापना होता है। कब होता है, तो 1831 ईस्वी में। अगर अगला बार 2025 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। यंग इटली तो मेजनी, उसके बाद कार्बोनरी की संबंध मेजनी का संबंध किस दल से है, तो कार्बोनरी से है। ये भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होता है, तो 1831 ईस्वी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। सन 1834 में यंग यूरोप, देखिए यंग यूरोप 1834 में, 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पेन डाउन कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग साथ साथ करते चलिए ताकि आपको दोबारा फिर न पढ़ना पड़ जाए। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। और सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा।
अंततः मेटरनिक भी क्या करता है, ऑस्ट्रिया छोड़ देता है। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। जब ये कौन, जब ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक छोड़ता है, तब जाकर के पुनः एक बार पुनः मेजनी का आगमन होता है। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। याद रखिएगा कि मेजनी जो चाहता था कि इसका जो एकीकरण हो वह मेरे नेतृत्व में हो, और जो पोप था वह चाहता था कि वह मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, ताकि मेरा नाम हो, मेरा वर्चस्व हो इस पर। और यही मेजनी भी चाहता था। ऑस्ट्रिया के मेटरनिक जो चांसलर था मेटरनिक, वह भी यही चाहता था कि ये मेरे नेतृत्व में एकीकरण हो। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट, इसको याद रखिएगा, सार्डिनिया पिडमाउंट के चांसलर कौन था, शासक कौन था, तो चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। यह चाहता था कहां के, सार्डिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का क्या करना चाहता था, विलय करना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। उधर इटली का जो पोप था वह भी चाहता था कि इटली का धर्म के आधार पर एकीकरण किया जाए, ताकि मेरा वर्चस्व रहे, मेरा नाम ऊंचाई तक जाए। लेकिन इधर चार्ल्स एल्बर्ट भी है, इधर मेजनी भी है, ठीक है, और उधर पोप भी है। ये दोनों तीनों चारों, इधर मेटरनिक भी है। सब लोग अपना अपना ताकत झोंक रहे हैं कि इटली को हम एकीकरण करें अपने नेतृत्व में, तो हम करें। अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये जो इनका विचार था, पोप का विचार अलग था, चार्ल्स एल्बर्ट का विचार अलग था, मेजनी का विचार अलग था, और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसका विचार अलग था। और इन सबके विचारों के अलग अलग होने के चलते इटली का एकीकरण का जो मार्ग था अवरुद्ध हो गया। इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। तब उसके बाद और अलग अलग इतिहासकार आते हैं, अलग अलग इतिहासकार आते हैं और अपने अपने हिसाब से एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। देखिए, ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर सब शासक जो थे अपने अपने हिसाब से इटली के अनेक भागों पर क्या करते हैं, आक्रमण करने लगते हैं। उसी बीच ऑस्ट्रिया भी क्या करता है कि सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की जो इलाका था उस पर ये आक्रमण करते हैं और एल्बर्ट की पराजय हो जाती है। और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। जो इटली में जनता द्वारा, लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जनवादी आंदोलन हो रहा था, लोगों का संघर्ष जो हो रहा था, उसको क्या किया, यह दबा दिया। जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। इस प्रकार किसके हस्तक्षेप के चलते, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के चलते एक बार फिर मेजनी की हार होती है और मेजनी पुनः पलायन कर जाता है, लेकिन हार मानने वाला नहीं है। वह एक बार फिर आएगा, मेजनी मानने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखेंगे उसमें मेजनी के बाद कौन से शासक आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पार्ट 3 लेकर के आएंगे इसका, उस वीडियो का आप लोग देखिएगा। पूरा इटली का एकीकरण एक एक पढ़ेंगे और तीनों वीडियो आप नहीं देखिएगा तो इटली का एकीकरण नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग पढ़े और सब बढ़े।
चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।